नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाई सिंह सर। आज हम 6 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर करेंगे। जो एमटीएस के आपके पेपर हुए थे उनका सोल्यूशन कर रहे थे। 5 जुलाई के सभी कंप्लीट हो गए हैं और उनकी पीडीएफ भी हमने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी है, उसको जाकर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। यदि दिए गए महीने के दौरान इन 7 दुकानों को मिलाकर बेचे गए बैगों की कुल संख्या 1400 थी। देखो ये टोटल थे 7, 100% हो गए। 100% की वैल्यू क्या दी थी? 1400। अब बोला गया S3 और S7। S3 तुम्हारे कहाँ पर लिखे हैं? ये लिखे हैं। S7 कहाँ पर लिखा है? ये लिखा है। 9 7 16 यानी 16% की वैल्यू पूछी गई थी। ये 2 जीरो कट गए यानी कितना गुना हो रहा है? 14 गुना हो रहा है। तो 16 का 14 गुना कर दो। 14 छंग 84, 14 एकम 14 8, 22 हो गया। अगला सवाल, एक वर्ग का परिमाप एक आयत के परिमाप के बराबर है। देखो वर्ग का परिमाप होता है 4a, बराबर होता है 2 ब्रैकेट l प्लस बी। आयत का परिमाप, आयत की चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है, वर्ग का क्षेत्रफल 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर बराबर दिया है 400, तो ए बराबर कितना हो गया? 20 हो गया। वैल्यू पुट कर दो तो 4 गुणे 20 बराबर 2, ब्रैकेट में l प्लस 12 हो गया। यानी इसको काट देंगे तो ये 40 हो गया। एल प्लस 12 हो गया, यानी कि एल की वैल्यू कितनी आ गई? 28 आ गई। यानी कि 28 और 12 क्या होता है? 40। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? ए बी, यानी कि 28 गुणे 12 होता है। 12 अट्ठे 96, जैसे ही 6 मिला आंसर आ गया 336। ठीक है ना, पूरा गुणा करने की कोई जरूरत नहीं थी। अगला सवाल कह रहा है दोनों किस्मों को मिलाकर प्रति दुकान बेचे जाने वाले चाय के पैकेटों की औसत संख्या निकालनी। देखो सभी को जोड़ना है और टोटल नंबर कितने थे? 5, यानी कि 5 का डिवाइड कर दो, जोड़ दो। देखो 6 6 8 से 14, 14 4 18, 18 4 22, 22 और 8 30, 30 से 36, 36 और 2 38, 38 और 4 42 हासिल लगा 4, 8 4 12, 12 और 9 21, 21 और 7 28, 28 8 36, 36 8 44, 44 और 7 51 हो गया, 51 और 5 56 हो गया, 56 6 62 हो गया, 62 और 9 71 हो गया, 71 और 6 कितना हो गया? 77 हो गया। बटे 5 कर दो, यानी 5 एकम 5 बचा दो, 55 25 फिर 2 बचा, 5 चौको 20 फिर 2 बचा, 5 चौको 20 आंसर आ गया। अगला सवाल, यदि प्रत्येक ओवर में प्रत्येक गेंदबाज ने 6 गेंदें फेंकी तो इस मैच में किस गेंदबाज ने प्रति विकेट के लिए सबसे अधिक गेंदें फेंकी? देखो सबसे पहले ये निकाल लो किसने कितनी गेंदें फेंकी। देखो जडेजा ने 8 ओवर की, यानी कि 6 का गुणा कर देंगे 48 गेंदें फेंकी। जसप्रीत का देखते हैं, 6 का गुणा कर दो यानी 36 गेंदें फेंकी। और बुमराह ने 6 का गुणा कर दो 30 गेंदें फेंकी। पांड्या ने 6 का गुणा कर दो 24 फेंकी। और अश्विन ने 6 का गुणा कर दो 36 फेंकी। अब जितने विकेट लिए उतने डिवाइड कर दो, यानी इसमें 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। इसमें 2 से करेंगे तो 18 आ जाएगा। इसमें 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। इसमें 3 से करेंगे कितना आ जाएगा? 24, 3 अट्ठे 24 8 आ जाएगा। इसमें 1 से करेंगे तो कितना आ गया? 36 आ गया। यानी कि एक विकेट तो सबसे ज्यादा गेंदें किसने फेंकी? अश्विन ने फेंकी। क्योंकि बाकी सबकी देखो इन्होंने एक विकेट पे 16 फेंकी, 18 फेंकी, 30 फेंकी, 8 फेंकी। तो सबसे अच्छी बॉलिंग किसने फेंकी? पांड्या ने फेंकी। अगला सवाल, ए अकेले एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है, बी ए से 25% कम कुशल है, जबकि सी बी से 33 से 1/3% अधिक कुशल है। ए बी सी मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा कर देंगे? देखो 25% का मतलब होता है 1/4, यानी ए अगर 4 है तो बी तुम्हारा कितना है? 3 है, क्योंकि 1/4 क्या होगा? कम होगा ए से। ए अगर 4 है तो 1 कम कर दो 3 बी हो गया। कह रहा सी बी से 33 से 1/3% अधिक है, यानी कि 1/3 हो गया 33 से 1/3% का मतलब, यानी कि यहाँ पर ए कितना, सी कितना हो गया? 1/3 इससे ज्यादा है, यानी कि 4 हो गया। तो टोटल वर्क ए कितने दिन में कर रहा है? 30 दिन में। एफिशिएंसी 4 थी, यानी कि ये आ गया तुम्हारा क्या? टोटल वर्क। अब यहाँ से तीनों का पूछा तो 4 3 7 3 10, सॉरी 4 3 7 4 11, यानी 120/11 आंसर हो गया। अगला सवाल, एस टी से 20% अधिक है, टी यू से 10% कम है, एस और यू का अनुपात बताइए। देखो 20% मतलब क्या होता है? 1/, देखो एस बराबर टी से 20% अधिक है, यानी 20 पंजे 100, यानी 6/5 हो गया। यानी कि एस अपॉन टी बराबर 6/5। यू यानी 10% कम है, 10% मतलब क्या होता है? पहले ऐसे ही लिख लो, यू 10% मतलब 1/10, यानी 10 की चीज थी, अब कितनी होगी? 9, यानी 9/10 हो जाएगा। तो यहाँ से टी अपान क्या, टी अपान यू बराबर क्या आ गया? 9/10।
दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि एस अपॉन टी मल्टीप्लाई टी अपॉन यू बराबर हो गया 6/5 गुणे 9/10। टी से टी कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से काट दो, 2×3 = 6 हो गया, 2×5 = 10 हो गया, यानी कि 9×3 = 27/25 आंसर आ गया। अगला सवाल देखो, ये व्यंजक तुमको दिया गया, इसमें पी की वैल्यू निकालनी। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, वॉटमास के रूल में डिवाइड कर दे, यानी 16 दूनी 32, फिर गुणा कर दे, यानी 5 दूनी 10, तो ऊपर आ गया 2 - 10। नीचे करेंगे 11 दूनी 22, यानी कि 1/2 आया, फिर गुणा वाला 2 चौकू 8 4 हो गया, यहाँ 5 दूनी 10, यानी नीचे आ गया 4 - 10 बराबर 1/p। या फिर लिख सकते हैं p बराबर 10 से 4 गया माइनस का 6, 10 से 2 गया माइनस का 8, ये कट जाएगा, 2×3 = 6 हो गया, 2 चौकू 8 हो गया, आंसर आ गया। अगला सवाल, दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का लघुत्तम समावर्त बड़ी संख्या का 2 गुना है और उन संख्याओं का एचसीएफ वो 3 है, छोटी संख्या ज्ञात की। देखो एचसीएफ 3 है, यानी कि दोनों संख्याओं में 3 रहा होगा, तो एक संख्या मान ली 3a, एक मान ली 3b, बड़ी मान ली हमने 3b, यानी कि 3a से 3b वाली संख्या बड़ी है, तो बड़ी संख्या का 2 गुना, यानी कि एलसीएम 3b का 2 गुना है। और हमें फार्मूला पता है एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। तो देखो एचसीएफ कितना है, 3 है, एलसीएम कितना है, 3 दूनी 6 भी हो गया, फर्स्ट नंबर क्या है 3 है, सेकेंड नंबर क्या है 3b है, बी से बी कैंसिल आउट हो गया, 6×3 = 18, यानी कि 3×3 = 9 दूनी 18, यानी ए बराबर क्या आ गया 2 आ गया। छोटा नंबर निकालना था, यानी कि इसमें वैल्यू पुट कर दो, 3 × 2 3 दूनी 6, आंसर हो गया। अगला सवाल, डीजल के मूल्य में प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि होती है। यदि डीजल का वर्तमान मूल्य 80 रुपए प्रति लीटर है तो 2 वर्ष बाद डीजल का प्रति लीटर मूल्य क्या होगा। देखो 80 रुपए अभी है, 5% वृद्धि हो रही है, यानी कि 105/100 मल्टीप्लाई 105/100 वृद्धि के बाद हो जाएगा, तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 हो गया, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 हो गया। यहाँ 20 चौको 80 कर सकते, 4 पंजे 20 कर सकते, 21 से 21 441/5 कर सकते हैं, 5×8 = 40 हो गया, फिर 5×8 = 40, 5 दूनी 10, आंसर आ गया। या ऐसे नहीं करना तो ऐसे कर लो, 5% क्या लिख सकते हैं 1/20 लिख सकते हैं, यानी 20 की चीज 21 होगी, 2 साल कह रहा है, यानी स्क्वायर कर दो, यानी 400, ये 441 हो गया। यहाँ से ये देखो कितना 80 था, यानी कि 0.2 का गुणा हो रहा था, इसमें भी 0.2 का गुणा कर दो, यानी 2 एकम 2, 2 चौकू 8, 2 चौकू 8, आंसर आ गया। अगला सवाल, किसी काम के 2/3 भाग को P1 अकेले 8 दिनों में पूरा कर सकता है, उसी काम को 7/12 भाग को P2 अकेले 14 दिन में पूरा कर सकता है। इस काम के 8/15 भाग को P3 अकेले 16 दिन में पूरा कर सकता है। यदि तीनों एक साथ काम करते तो वे काम कितने दिनों में पूरा कर लेते। देखो पहले P1 का समझ लो, देखो 2/3 कह रहा ना, 2/3 भाग कर रहा 8 दिन में, तो हमने मान लिया कि 2 कर रहा है वो 8 दिन में, तो 3 काम कितने दिन में करेगा, यानी कि 8/2 गुणे 3, यानी 2 चौकू 8, 4×3 12 दिन में करेगा P1। हमने यहाँ पर किया है कि 3 को मान लिया पूरा काम, 2 उसका कोई भाग होगा, यानी कि 2 भाग कर रहा है वो 8 दिन में, तो पूरा भाग यानी 3 भाग कितने दिन में करेगा, यानी कि P1 कर रहा है 12 दिन में। इसी तरीके से P2 में करेंगे, 7 से डिवाइड कर दो 14 होगा, यानी 14/7 गुणे कर दो 12, पूरा काम निकल आएगा, यानी 7 दूनी 14, 12 दूनी 24 हो गया P2 का 24। अब P3 का देखो 8/15 था, यानी 8 भाग कर रहा 16 दिन में, 15 भाग कितने दिन में करेगा, 15 दूनी 30 दिन में करेगा, यानी कि P3 कितना आ गया 30 दिन आ गया। अब इनका टोटल काम निकाल लो, यानी कि इन सब का एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 120। एफिशिएंसी निकाल लो, इसकी 10 हो गई, इसकी 5 हो गई, इसकी 4 हो गई। अब तीनों मिलकर काम करना, 10 5 15 4 19, यानी कि 120/19, आंसर आ गया। अगला सवाल, स्थिर जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यदि नाव धारा के विपरीत दिशा में 4 घंटे और धारा की दिशा में 3 घंटे तक चलती है तो वह कुल कितनी दूरी तय करेगी। देखो डिस्टेंस थी, धारा की दिशा में जब जा रही है तो चालें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, 10 2 12 हो गई। अब कितना टाइम लग रहा है, धारा की दिशा में 3 घंटे, यानी कि ये समय हो गया 3। दूसरा अपोजिट जा रही तो क्या होगी, चालें घट जाएंगी, 10 से 2 गया 8 हो गया, कितना समय लग रहा है 4 घंटे, यानी कि इधर आ गया 8 चौक 32, इधर आ गया 12 3 36, दोनों की डिस्टेंस जोड़ दो, छेड़ दो 8, 3 3 6, आंसर आ गया। अगला सवाल,
यदि r सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल s भुजा वाले घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य हो। देखो, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, r सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का 4 पाई r स्क्वायर, और भुजा का क्या होता है, सॉरी s भुजा के क्यूब का क्या होता है 6a स्क्वायर, मतलब s स्क्वायर हो गया। तो यहां से लिख सकते हैं 4 × 22/7 r स्क्वायर बराबर 6 × s स्क्वायर, यानी कि 2 दूनी 4 हो गया, 2 3 6 हो गया, यानी कि r स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर क्या हो गया 7×21/22 दूनी 44 हो गया। अब यहां से देखो, इसे सिंपल समझ में आ रहा है, r छोटा है s बड़ा है, यहाँ देखने से ही समझ में आ रहा है। रीजन क्या, जैसे मान लो r अगर 3 होता, s तुम्हारा 4 होता, तो इनका स्क्वायर करते 3 त्रिका 9, 4 चौकू 16 आता, तो बड़ा किसका आ रहा है, जिसकी साइड मतलब भुजा बड़ी है। ठीक है, अगर रेडियस बड़ी होती, मान लो यहाँ पर 5 देता, यहाँ पर 3 दे देता, तो ये 25 आता, ये 9 आता, तो बड़ा क्या होता है यहाँ पर, इस कंडीशन में r बड़ा हो जाता है, लेकिन इस कंडीशन में क्या बड़ा है, s बड़ा है। ठीक है, अगला सवाल, एक कंपनी में 12 कर्मचारियों का औसत वेतन 20,000 दर्ज किया गया। यदि प्रबंधक के वेतन को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत वेतन में 2,000 की वृद्धि हो जाती है। प्रबंधक का वेतन ज्ञात कीजिए। देखो, 12 कर्मचारी थे, उनका एवरेज तो 20,000 था, यानी कि 12 जो लोग थे उनके सबके पास 20-20 हजार रुपए थे। अब प्रबंधक जी और आ गए, यानी 13 लोग और, मतलब 13 लोग और बढ़ गए, मतलब एक लोग बढ़ गया, तो क्या हुआ, सब में 2-2 हजार रुपए और बढ़ गए, यानी कि प्रबंधक जी जो आए हैं सब में 2-2 हजार रुपए बढ़ा रहे हैं, यानी कि जो रुपए बढ़ा रहे हैं सब में 13 लोगों में बढ़ रहे हैं 2-2 हजार रुपए, क्योंकि 13 लोगों को एवरेज हो रहा होगा, यानी कि 26,000 तो प्रबंधक जी ने सब में बढ़ाने के बाद लिए, लेकिन वो कुछ एवरेज के बराबर भी तो लाए होंगे, उसके बाद जो एक्स्ट्रा होगा उसी से बढ़ा होगा, यानी कि ये 20,000 भी लाए होंगे वो। इसको प्लस कर दो, आंसर आ गया कितना, 46,000। समझ गए ना, सबके पास देखो 2,000 की वृद्धि कब हुई, 13 लोग हो गए, यानी 13 के पास 20-20 हजार रुपए हो गए, उसके बाद 2,000 की वृद्धि हुई, तो 2,000 की वृद्धि हुई है एक लोगों में, हमने देखा 13 लोगों में कितनी वृद्धि हुई, 26,000 रुपए की, तो टोटल जोड़ दिया, यानी कि प्रबंधक जी 46,000 रुपए लेके आए थे। अगला सवाल, एक व्यक्ति के पास 10 रुपए, 5 रुपए और 2 रुपए मूल्य वर्ग के कुछ सिक्के हैं। 10 रुपए और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या के गुणनफल, 5 रुपए और 2 रुपए के सिक्कों की संख्या के गुणनफल और 2 रुपए और 10 रुपए के सिक्कों की संख्या के गुणनफल का अनुपात क्रमशः 3, 4 और 2 है। उस व्यक्ति के पास न्यूनतम कितनी धनराशि हो। देखो, इस सवाल में भाषा थोड़ी कंफ्यूजिंग है, तो हम इनको सरल करने के लिए इसको मान लेते हैं। जैसे 10 रुपए के सिक्के कितने थे, हमने मान लिया P, और 5 रुपए के थे तुम्हारे Q, और 2 रुपए के थे तुम्हारे R, यानी कि पहले 10-5 लिया गया, यानी कि 10P और Q, और दूसरी बार में क्या लिया गया है, 5 और 2, यानी कि Q और R, तीसरी बार में 2 और 10, यानी कि P और R। ठीक है, इनके गुणनफल का अनुपात, यानी कि PQ अनुपात QR अनुपात PR, ये लिया गया कितना, 3:4 तो देखो यहाँ पर पी क्यू आर हमें अलग अलग निकालने पड़ेंगे, तभी हम उनकी राशि बता पाएंगे। देखो, यहाँ अलग अलग निकालने के लिए, जैसे पी का में निकालना है, तो देखो पी कहाँ है, इसमें आ रहा और इसमें आ रहा, इन दोनों रेशियो का गुणा कर दो, यानी कि 3 दूनी 6। अब हमें निकालना है क्यू का, क्यू कहाँ कहाँ आ रहा, इसमें आ रहा, इसमें आ रहा, इन दोनों का गुणा कर दो, 4×3 = 12। अब हमें निकालना है किसका, आर का, आर किसमें है, इसमें है और इसमें है, यानी कि 4×2 = 8, काट दो, 2×3 = 6, 2 छक्के 12, 2 चौकू 8, यानी 10 के सिक्के कितने थे, 3 थे, 5 के सिक्के 6 थे, यानी 4 थे 2 रुपए के सिक्के, जोड़ दो, सॉरी गुणा कर दो, 30 हो गया, ये 30 हो गया, ये 8 हो गया, इन तीनों को जोड़ दो, आंसर आ गया 68। ये नोट कर लो कॉपी में, ये रेशियो निकालने की ट्रिक होती है, ये आपको पेपर में बहुत आसानी देगी। अगला सवाल देखो, a बराबर दिया है, b बराबर दिया है, a-b निकालना है। देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, डिवाइड, यानी कि 1/2 प्लस 1/3 गुणे 1/4, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर उल्टे हो जाते हैं, 5/1 माइनस का 1/6 हो गया। अब गुणा करते हैं तो देखो 1/2, ऊपर क्या है, केवल 1 × 5 होगा, यानी कि 5, नीचे हो जाएगा 12, माइनस का 1/6, एलसीएम लेंगे, क्या आ गया 12, यानी कि 6 + 5 माइनस का 2, 6×5 = 11, 11 से 2 गया
9/12 आ गया। अब बी वाला सॉल्व करते हैं। बी वाला सॉल्व करें तो पहले क्या होगा, डिवाइड, यानी कि 1/2, गुणे का साइन तो 3 ऊपर पहुंच गया, गुणे 1/4 प्लस का 1/5। यहाँ से देखो 3 क्या हो गया, 4×2 = 8 प्लस 1/5 हो गया। एलसीएम क्या आ गया, 40 आ गया। तो 5×3 = 15 प्लस का 8 हो गया, यानी कि 23/40 आ गया। किसकी वैल्यू, बी की वैल्यू आ गई। यहाँ से देखो 3×3 = 9, 3×4 = 12, यानी कि ए माइनस बी निकालना है। ए की वैल्यू 3/4 माइनस 23/40। एलसीएम 40 का 40 ही रहेगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। ये आंसर क्या आ गया, 7/40। अगला सवाल, एक वृत्त का व्यास 112 सेंटीमीटर है, इस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। देखो आर कितनी होगी, 2×5 = 10, 2×6 = 12। वृत्त की परिधि सबको ही पता है 2πr, यानी कि 2×22/7 गुणे आर, 56 हो गया। 7×8 = 56 हो गया। 8×2 = 16×2 = 32। यूनिट डिजिट पे काम किया, आंसर आ गया 352। पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। अगला सवाल, एक पंखे को 1560 में बेचने पर 30% का लाभ होता है, उस पंखे को 960 में बेचने पर कितने प्रतिशत की हानि होगी। देखो अगर हमने मान लिया सीपी 100 है तो 30% का लाभ लेने के लिए कितना होगा, 130 रुपए लिखेंगे। 130 रुपए बेचेंगे तभी 30% लाभ होगा। इसकी वैल्यू कितनी दी थी, 1560। या फिर इस तरीके से लिख सकते हैं, 1560 वैल्यू दी थी 130 रुपए और 960 की वैल्यू हमें निकालनी थी, यानी 130/1560 गुणे हो गया 960। काट दो, 13×1 = 13 हो गया, 13×2 = 26, 12×8 = 96 हो गया। यानी कि यहाँ देखो 100 से कितना बड़ा था, ये देखो यहाँ पर 130, 30% प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन यहाँ देखो 100 से कितना कम आया, 20, यानी कि 20% का लॉस हुआ। अगला सवाल, एक आदमी धारा की दिशा में 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और धारा की विपरीत दिशा में 11 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है। क्रमशः शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल ज्ञात कीजिए। देखो नाव की चाल निकालनी हो तो दोनों को जोड़ दो, 15 और 11 कितना हो गया, 26, 26/2 कर दो, यानी कि 13 आ गई किसकी, नाव की। अगर धारा की निकालनी है तो दोनों को घटा दो, 15 से 11 गया 4, 4/2, यानी कि 2 आ गई, आंसर आ गया। अगला सवाल, एक शर्ट का विक्रय मूल्य 440 से घटाकर 410 करने पर हानि में 4% की वृद्धि होती है। शर्ट का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो कॉस्ट प्राइस ये रहा होगा, कुछ कम में बेचा, यानी 440 में बेचा, फिर उससे और कम में चले गए, 410 में बेच दिया। इन दोनों का जो डिफरेंस है ना वो 4% के बराबर, ठीक है। तो 4% बराबर कितना दिया, 30। हम तो उस पर कोई लॉस ही नहीं लेना चाहते, मतलब जितने की चीज थी मैं उस पर कोई नहीं, मैं टोटली लॉस पे देना चाहता हूँ, यानी कि फ्री में देना चाहता हूँ। तो 100% लॉस निकाल लो, ये हो जाएगा 30/4 गुणे 100, यानी कि 25, यानी क्या आ गया, 750 रुपये। यानी कि 750 रुपये की वो चीज़ थी, तभी तो अगर 750 रुपये की चीज़ हम फ्री में दे देंगे तभी तो 100% का लॉस होगा 750 की चीज़ पर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये क्या आ गया, ये सी पी रहा होगा। अगला सवाल, एक प्रतियोगी परीक्षा में ए और बी वर्गों की परीक्षाओं के लिए न्यूनतम अहर अंक क्रमशः 25% और 45% है, यानी कि जो उसे पास होने के लिए कम से कम अंक चाहिए वो 25% और 45% है। एक प्रतियोगी 83 अंक पाने के बाद भी बी वर्ग की परीक्षा में 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी कि उसे 23 नंबर मिले, अगर 25 और मिल जाते तो वो कम से कम पास हो जाता। वही पासिंग परसेंटेज कितना दिया था, 45%, यानी कि ये 45% की वैल्यू होगी। ए वर्ग की परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं, 25% की हमें वैल्यू निकालनी थी, यानी 45 बराबर इतना, 25% बराबर कितना होगा, इनको जोड़ देंगे तो 108/45 गुणे 25 हो गया, यानी 55 25 5 ने 45, ये हो गया 12 ने में 108, यानी 12×5 = 60, यानी ए को कम से कम 60 नंबर चाहिए थे पास होने। अगला सवाल, 20 संख्याओं के समुच्चय का औसत p है, यदि इस समुच्चय में से किसी एक संख्या को 58 से बदल दिया जाए तो औसत p-2 हो जाता है, बदली गई संख्या का मान ज्ञात कीजिए। देखो एक पहले एवरेज p था, फिर हो गया p-2, यानी कि एवरेज कम हुआ है, यानी कि जो संख्या बदली गई है ना वो कहीं जो आई है उससे ज्यादा होगी, तभी तो एवरेज कम हो रहा है, यानी कि जो संख्या गई है वो 58 से ज्यादा होगी, जो गई है इन द सेंस जो रिप्लेस हुई है,
अब कितनी ज्यादा हुई है, एवरेज देखो 20 लोगों में दो दो कम हुआ है, यानी कि एक लोगों पे दो कम हुआ है, तो 20 लोगों पे टोटल कितना कम हुआ, 40 कम। यानी कि यही नंबर ज्यादा वो लेके गई है संख्या। कितना हो गया टोटल, यानी कि 8 और 5 4 9, यानी कि जो संख्या बदली गई है, यानी कि जो नंबर 98 है वो 58 से बदला गया है। तो यानी कि जो गया नंबर है वो 98 है, तभी तो 58 के आने से एवरेज कम हो गया है। चलिए फिर अगला सवाल। एक मेज का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य का 130% है। मेज की बिक्री पर 20% की छूट दी जाती है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो हमने मान लिया कॉस्ट प्राइस 100 था और मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस का कितना 130% है, यानी 130 हो गया। जब इसको बेचा जाता है 20% की छूट दी जाती है, यानी जो सेलिंग प्राइस है वो मार्क प्राइस पर 20% छूट के बाद दिया जाता है, यानी कितना हो गया, यानी कि 0 से 0, 13 अट्ठे 104, यानी सॉरी 13 अट्ठे 104, यानी कि 100 रुपए की चीज 104 में बेची जा रही है, यानी प्रॉफिट कितना हो रहा, 4%। अगला सवाल। 55, 23, 43 और 19 संख्याएं दी गई हुई हैं। प्रत्येक संख्या में से कौन सी संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि नए मान समानुपाती में। देखो नंबर क्या है, ये सिंपल सवाल होते हैं। देखो ये इस तरीके से लिख लो, इन दोनों का डिफरेंस क्या हुआ, 5 से 3 गया 2, 5 से 2 गया 3, इन दोनों का डिफरेंस 13 से 9 गया 4, 3 से क्या 2, इनको काट लो, 8 चौक 32, 8 3 24, 3 का गुणा इस नंबर में कर दो और 4 का गुणा इस नंबर में कर दो, यानी 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 1 16 और 4 3 12 की 2 हाथ से लगाए, 4 चौको 16 1 17। इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 7 का डिफरेंस है। जो डिफरेंस आए 7 उसमें इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि जो काटने के बाद आए इन दोनों का डिफरेंस से भाग कर दो, यानी कि 7/1 हो गया, यानी आंसर क्या आ गया 7। ये बहुत सिंपल सवाल होते हैं, अगर ये प्रैक्टिस में होगे ना तो आप बहुत जल्दी कर ले जाओगे। जैसे सवाल लिखा हुआ तो यहाँ से देखते कितना डिफरेंस आ रहा, 32 लिखते, रफ सीट में लिखते जैसे एग्जाम में देते हैं, इनका डिफरेंस देखते 24 आ रहा है, यानी 4 अट्ठे 32, 4 छंग 24 हो जाता है, सॉरी 8 चौक 32, 8 3 24 हो जाता है। 3 से गुणा 55 में करते, 4 से गुणा इसमें करते, डिफरेंस एक ही आ रहा था, यहाँ तो हमें कोई दिमाग ही नहीं लगाना था, यानी कि करते गुणा 3 पंजे 15 हो जाता, 16 हो गया, इसका करते 172, डिफरेंस 7, आंसर मार के निकल जाते। अगला सवाल। ए बी सी औसत भार 52 kg है, बी और सी औसत भार 44 kg है, सी ए का औसत भार 46 kg है, सी का भार ज्ञात कीजिए। देखो इस पैटर्न पे कभी भी सवाल आए ना तो इन दोनों को, जिस ये दो नंबर अलग से जो लिखे इनको जोड़ लो, यानी कि 44 और 46 जोड़ो 90 हो गया, इनका 2 गुना कर दो 180 हो गया, और इसका 3 गुना इससे घटा दो, यानी कि 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, आंसर कितना आ गया 14। अगर आप लोग बेसिक से करेंगे, जैसे क्या होता है बेसिक में, ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या, 3 गुणे 52 करते, फिर अब बी प्लस सी करते तो क्या लिखते, 44 गुणे 2 लिखते, और सी प्लस 1 लिखते तो क्या करते, 46 गुणे 2 करते, यानी कि इन दोनों को हमने क्या किया, पहले ही जोड़ लिया, 90 हो गया, गुणे 2 कर दिया 180 आ गया, और इसी का 3 गुना करके इससे घटा दिया, आंसर आ गया। तो ये क्या है कि ये तरीके आते कहाँ थे, शॉर्ट आते वहीं से हैं, बिल्कुल बेसिक से ही आते, बस तरीका पता होना चाहिए। अगर जैसे इसमें मान लो बी पूछा जाता ना तो यहाँ पर ये बी डबल हो जाता, ए पूछा जाता ए डबल हो जाता, तो ऐसे सवालों की प्रैक्टिस हो ना तो जल्दी से उसको सॉल्व करके निकल लो वहां से, वही बेटर होगा। अगला सवाल। उमेश एक निश्चित राशि पर 4% की वार्षिक दर से 2 वर्षों में 1600 रुपए का साधारण ब्याज अर्जित करता है। यदि वह उसी राशि को 4% वार्षिक और वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली चक्रवृद्धि दर से निवेशित करता है तो उसे ब्याज के रूप में कितने रुपए अधिक प्राप्त होंगे। देखो सिंपल था, 2 वर्षों में मिल रहा 1600 रुपए, एक साल में कितना मिलेगा 800, यानी कि अगर हम ट्री मेथड भी लगाते तो 2 साल तो 800 800 मिलता ही मिलता, इस 800 पर और मिल जाता 4%, यानी कि 800 का 4% 32 आता, यानी कि उसे एक्स्ट्रा कितना मिलता, 32 रुपये मिलता। सिंपल सवाल था, इस तरीके से आप लोग कर सकते थे। अगला सवाल। चलिए देखिए, ये 6 जुलाई का शिफ्ट 1 के पेपर हमने कंप्लीट कर लिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट में जाइए और उसको भर दीजिए कि किसी सवाल से रिलेटेड कोई क्यूरी है आपकी, कुछ भी पूछना हो तो उसमें लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, अब आपको वीडियो रेगुलर मिलती रहेंगी। चलिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।